स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और आज से हम लोग अपना जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसको स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यदि आप हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ। आप पहले जा कर के हमारे इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को देखिए, जिससे आपको हमारे इस 12th क्लास के फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने हैं, इस फिजिक्स का सिलेबस क्या है, मार्किंग पैटर्न क्या है, ये चीज़ पहले आपको पता हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा और यहाँ से आप फिर स्टार्ट कीजिएगा। तो अब हम यहाँ से 12th क्लास के फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि इस पूरे 12th क्लास के फिजिक्स में हमें फिजिक्स के मेनली 5 सेक्शन को पढ़ने हैं, जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला सेक्शन है और आज हम लोग इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है, यह जो है इसको हम क्लासिफाई करेंगे तो यह 2 वर्ड से मिलकर के बना है। पहला जो वर्ड है वो है इलेक्ट्रो और दूसरा जो वर्ड है ये है स्टैटिक। इस इलेक्ट्रो वर्ड का हम लोग सेंस समझते हैं इलेक्ट्रॉन से और स्टैटिक का सेंस हम लोग समझते हैं स्टैटिक स्टेट से। इस इलेक्ट्रॉन का फिर सेंस जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज से और स्टैटिक स्टेट मतलब इसका स्थिर अवस्था। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को यदि हम यहाँ पे तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का पूरा मीनिंग यहाँ से समझ में आता है। जो टर्म है इसका सेंस जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज से और इस टर्म का इलेक्ट्रिक सेंस जा रहा है स्टैटिक स्टेट से। तो यहाँ से कुल मिलाकर के हम लोग कह सकते हैं कि फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के उसके स्थिर अवस्था में उसके गुणों, उसके प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, तो वह जो ब्रांच है, वह जो सेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है। यहाँ पे एक और इसका स्टेट है जिसको हम लोग बोलते हैं इसके मोशन का स्टेट। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन के स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो वो सेक्शन कहा जाता है हमारा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। कुल मिलाकर के यूँ कहें कि इलेक्ट्रिक चार्ज के स्टैटिक स्टेट के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन के स्टेट के बारे में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पहला सेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको हमारे एनसीईआरटी फिजिक्स में 2 चैप्टर में बांट करके पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा चैप्टर में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। 1 और 2 दोनों में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के रेस्ट पोजीशन के बारे में ही पढ़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, 2 इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और गॉस लॉ, बहुत सारे इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस वगैरह। तो इस तरह से ये दोनों चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के रेस्ट पोजीशन के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो देखेंगे बारी बारी। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसको अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नाम से ही इसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। ये जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक चार्ज उस टाइम से हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड, तो आखिरकार इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए हम लोग इस इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड अपने डेली लाइफ में बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं, जहाँ पे यह प्रोड्यूस होते हुए हमें आसानी से दिख जाता है। जैसे कि जब आप किसी कंघी को अपने बाल से रगड़ करके कागज़ के छोटा छोटा टुकड़ा के नज़दीक लाते हैं
तो आप देखते हैं कि कागज़ के छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो कंघी की तरफ आकर्षित होता है। इसी तरह जाड़े के दिनों में आप जब अपने ऊनी वस्त्र जैसे कि स्वेटर वगैरह को शरीर से उतारते समय आपको जो है चट चट की आवाज़ उससे सुनाई पड़ती है। और भी मैं आपको घटना बता देता हूँ, जैसे कि यदि आप बस पे ट्रैवल कर रहे हैं, बस का जो सीट होता है उस पे बैठे हैं आप, और अचानक यदि बस में ब्रेक लगता है और आप जो है इनर्शिया के कारण आगे की ओर खिसकते हैं, और खिसकने और अपनों को कंट्रोल करने के लिए जब आप बस के रड को पकड़ते हैं तो आपको थोड़ा सा बिजली के झटके जैसा महसूस होता है। यहाँ पे आप वो न्यूटन का वो वाला सिस्टम यहाँ पे मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे बात दूसरी है। यहाँ पे जब आप सीट से खिसकते हैं तो आप एक्चुअली में जो सीट बना होता है एक खास मटेरियल का बना होता है, उसके साथ आप रब होते हैं, आपके शरीर में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। जब आप रड को पकड़ते हैं तो वो चार्ज जो है रड में ट्रांसफ़र होता है, जिससे कि आपको मतलब झटके का महसूस होता है। बारिश के दिनों में हम लोग बिजली का चमकना देखते हैं, यह भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही होता है। आप कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को आप प्रेस कीजिए, आयरन से प्रेस कर दीजिए, और उसको कंप्यूटर स्क्रीन या फिर टीवी स्क्रीन पे आप यदि नज़दीक लाइएगा तो टीवी स्क्रीन के साथ वो चिपक जाता है। देखिए ये जो सिस्टम है ये पुराने, जैसे अभी तो एलईडी में है, एलईडी में ये चीज़ आपको नहीं दिखेगा। ये सिस्टम आपको जो पुराने जो बड़ा वाला डब्बा वाला टीवी होता था उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। इस तरह से बहुत सारी इस प्रकृति में घटने वाली घटनाएं हैं जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस होते हुए देख लेते हैं। सबसे सिंपल सा, आप इलेक्ट्रिक चार्ज को यदि देखना है, उसका प्रोड्यूस होते हुए उससे रिलेटेड नेचुरल इफ़ेक्ट को यदि देखना है तो आप देखिए, आप क्या कीजिए, 2 ग्लास का रड लीजिए, सेम साइज सेम एज लाइक आप मार्कर मान लीजिए, इसी के साइज का इसी जैसा आप ग्लास का होना चाहिए। तो ये तो प्लास्टिक का बना है लेकिन वो ग्लास का होना चाहिए। 2 ग्लास रड लीजिए। आप क्या कीजिए कि इन दोनों ग्लास रड को आप ऊन के कपड़े से इसको भी रगड़ दीजिए, थोड़ा सा इसको भी रगड़ दीजिए, और अब क्या कीजिए कि आप इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा देखेंगे कि एक निश्चित दूरी के बाद ये जो दोनों रड है वो कुछ क्षण के लिए एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आना नहीं चाह रहा। हम ला रहे हैं नज़दीक लेकिन ये आने से विरोध कर रहा है, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। ये आप देखिएगा, ऐसा हमारे नेचुरल में घटता है यह घटना। देखिए हमने क्या किया, इस रड को सिर्फ रगड़ने का काम किया। उनके यह एक खास मटेरियल है, ऊन भी एक खास मटेरियल है। इस मटेरियल को उस मटेरियल से सिर्फ रगड़ने का काम किया, रगड़ दिए, बस हो गया हमारा काम यहीं तक। लेकिन जब हम इसको नज़दीक लाएं एक दूसरे के तो हम देख रहे हैं कि अपने आप नेचुरली जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। और ऐसा जो है इस ग्लास रड में, दोनों ग्लास में, यही एक खास टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी के उत्पन्न होने के कारण ऐसा होता है। यह कैसे उत्पन्न होता है इस चीज़ को हम लोग आगे के टॉपिक में जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना ही समझते हैं कि ऐसा जो है प्रतिकर्षण इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रोड्यूस होने के कारण हुआ है। देखिए हमने काम किया था सिर्फ रगड़ने का, लेकिन प्रतिकर्षण का गुण अपने आप आया। कहने का मतलब है कि यह जो है एक प्राकृतिक घटना है, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस रगड़ने का काम किए, नज़दीक लाए। ये रिपल्स होने की घटना प्राकृतिक है, इसीलिए इस घटना को हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि फिजिक्स में हम लोग इस प्रकृति और इसमें घटने वाली बहुत सारी घटनाओं के बारे में ही अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट के आधार पे हम लोग इस इलेक्ट्रिक चार्ज को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जो इसमें किसी अन्य खास वस्तु से रगड़ने के उपरांत आता है,
यह गुण कैसा हो सकता है? तो यह गुण हो सकता है या तो आकर्षित, किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित करने का, नहीं तो प्रतिकर्षित करने का यह गुण हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस प्रकृति में कुछ खास वस्तुएं ही मौजूद हैं जिनके साथ ऐसा संभव है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु से रगड़ देंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके एक्सपेरिमेंट के आधार पे इसको डिफाइन आसानी से किया जा सकता है। जब किसी वस्तु को किसी खास वस्तु से रगड़ते हैं तो उस वस्तु में एक प्राकृतिक गुण आ जाता है जो किसी दूसरे वस्तु को या तो आकर्षित कर सकता है, नहीं तो उसको प्रतिकर्षित कर सकता है, और वस्तु में आए इसी गुण को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के नाम से जानते हैं। दूसरे तरह से यदि हम इसको डिफाइन करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी वस्तु में ऑलरेडी पहले से ही मौजूद होता है। यह तब सामने आता है, यह हमें तब पता चलता है जब इस वस्तु को किसी दूसरे खास वस्तु से रगड़ते हैं। तीसरे तरह का डेफिनेशन कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वह एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके कारण जो है किसी वस्तु में इलेक्ट्रिक करंट या उससे उत्पन्न होने वाले इफेक्ट को आसानी से देखा जा सकता है। यदि और हम डीपली, जिसको हम लोग करंट सेक्शन में जानेंगे, इस इलेक्ट्रिक चार्ज के डिफिनीशन को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वहाँ के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो किसी कंडक्टर के उसके यूनिट सेक्शन से 1 सेकेंड में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसी विद्युत धारा की मात्रा को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। और करंट चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका जो है फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं Q = I/T, जहाँ I हो गया इलेक्ट्रिक करंट, T हो गया टाइम। ये डिफिनीशन से हम लोग जो है निकाले हैं, इसको थोड़ा सा इस फार्मूला से हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, जो कि हमारा तीसरा डिफिनीशन था। मान लीजिए कि यह कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसका कोई एक सेक्शन ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, L लंबाई का एक हम लोग सेक्शन ले लेते हैं। तो यूनिट टाइम में यहाँ जो T है यूनिट टाइम का मतलब हो गया, यूनिट टाइम या तो 1 सेकेंड का हो सकता है, या 1 मिनट का हो सकता है, या 1 मिली सेकेंड का हो सकता है। इस तरह से मतलब टाइम कुछ भी हो, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो 1 होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट टाइम। तो किसी कंडक्टर से यूनिट टाइम में उसके किसी सेक्शन से जितना करंट की मात्रा फ्लो होती है, उसके किसी सेक्शन से जितना करंट की मात्रा फ्लो होती है, इसी करंट की मात्रा को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। और यहाँ पे एनालिटिकली हम लोग Q = I/T लिखते हैं। यदि इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं, डायमेंशन फार्मूला लिखना हो तो हम लोग को पता है ऐसे लिखते हैं, और I जो है इलेक्ट्रिक करंट है, और आपको पता है कि I इलेक्ट्रिक करंट हमारे 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में से एक है, और वहाँ पे 7 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या क्या होता है, उसको क्या क्या से डिनोट करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, जिसको हम लोग 11th क्लास के यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो यहाँ से करंट I को हम लोग को पता है कि इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके डायमेंशन को, और टाइम के डायमेंशन को T से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन T से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यह कई बार जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन क्या होता है। AT से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। कहीं कहीं आपको AI/T से भी बहुत सारे बुक्स में आपको
ये लिखा मिल सकता है। A इंटू टी भी सही है, I इंटू टी भी सही है। अब हम लोग इसका यूनिट के बारे में देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट हम लोग इसके फॉर्मूला से निकालते हैं। तो देख रहे हैं ये बेसिक क्वांटिटी का मल्टीपल है। तो इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग को पता है होता है एम्पियर, और टाइम का यूनिट होता है एसआई सिस्टम में सेकेंड। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, और एम्पियर इंटू सेकेंड को हम लोग कूलॉम्ब बोलते हैं, जिसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिखा जाता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा सा टर्म हो रहा है, इसलिए इसको एक छोटे से टर्म कूलॉम्ब से रिप्लेस किया जाता है। क्योंकि यह जो कूलॉम्ब देख रहे हैं, यह एक साइंटिस्ट का नाम है, जो साइंटिस्ट इस इलेक्ट्रिक चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन हमारा है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन में बहुत सारे टर्म का इन्होंने मतलब खोज किया, बहुत सारे टर्म के बारे में इन्होंने बताया था। इसलिए इनको याद रखने के लिए जो है इस इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो इनके नाम से कूलॉम्ब रख दिया गया। तो हम लोग दो बात यहाँ पे याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है और यह एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q का फार्मूला I इंटू टी होता है, जिसको हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। दूसरे सेक्शन तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे फिलहाल डायमेंशन हम लोगों ने इसका देख लिया A इंटू टी, और इसका यूनिट जो है कूलॉम्ब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। यदि दूसरा एक सिस्टम होता है CGS सिस्टम, यदि इस CGS सिस्टम में यूनिट हम देखते हैं तो CGS सिस्टम में हम लोग एम्पियर को लिखते हैं स्टैट एम्पियर, और टाइम का तो सेकेंड ही होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलॉम्ब। यदि इस CGS और SI सिस्टम में यदि इसका रिलेशन हम लोग देखें तो हमें मिलता है 1 स्टैट कूलॉम्ब इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलॉम्ब। ये वैल्यू आप लोग याद रखिएगा। यह जो वैल्यू है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं कि जो है यह सिस्टम है CGS सिस्टम और यह सिस्टम है SI सिस्टम। CGS सिस्टम में स्टैट कूलॉम्ब, SI सिस्टम में कूलॉम्ब, इन दोनों के बीच का रिलेशन ये है। आप इस चीज़ को सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि लंबाई का जो यूनिट होता है SI सिस्टम में हम लोग बोलते हैं मीटर, और CGS सिस्टम में हम लोग बोलते हैं इसको सेंटीमीटर। और मीटर और सेंटीमीटर के बीच आपको रिलेशन पता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह से या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो CGS SI में जैसे रिलेशन है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी आप इसको यहाँ से याद रख सकते हैं कि हमारा SI सिस्टम CGS सिस्टम में चार्ज के यूनिट के बीच का रिलेशन क्या है।